नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अलीगढ़ की एक दूसरी घटना लेके आ रहा हूँ, जिसमें बैंक की कैश वैन में कैश की लूट हुई और गार्ड की हत्या कर दी गई। बात 17 जुलाई 2017 की है। समय था दिन का 3 बजे। इलाका था धनीपुर मंडी का मेन गेट, उसके सामने स्थित आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम का। सीएमएस कंपनी एक उत्तर प्रदेश में बड़ी कैश की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी सिक्योरिटी कंपनी है, जिनकी अपनी वैन होती है। चारों तरफ से जालियां लगी होती हैं, सामने शीशे में भी जालियां लगी होती हैं, इसलिए कि बहुत बार कैश वैन के लूट की जो घटनाएं हुई हैं उसमें बदमाश शीशा तोड़ के भीतर ड्राइवर को या जो उसके भीतर गनर होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनको ओवर पावर करके कैश लूट ले जाते थे। चारों तरफ से सिक्योर होता है। एक गार्ड मैं बंदूक के भीतर होता है। भीतर क्या होता है, वो ड्राइवर के बगल वाली सीट में बैठा होता है। एक कस्टोडियन होता है जो पीछे बैठा होता है, जिसकी कस्टडी में जो कुछ भी पैसा सीएमएस सिक्योरिटी वाले ले जाते हैं, जहाँ जहाँ के लिए वो उसकी सिक्योरिटी में होता है। और एक एटीएम का इंजीनियर होता है जो उसमें प्रोग्रामिंग करके कितने पैसे की कितनी करेंसी लोड की जानी है, कितना उसमें से निकालना है और कितना उसका हिसाब किताब हुआ है, वो एटीएम के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में फीड करता है। 3 बज रहे होंगे लगभग। कैश वैन इधर से अलीगढ़ शहर की तरफ से निकल रहा था। मंडी के सामने उसने दाहिनी तरफ, यानी मंडी के गेट के ठीक सामने की तरफ आईसीआईसी बैंक का एक एटीएम था। नाले के ऊपर बने हुए एक छोटे से पुल को क्रॉस करके एटीएम तक पहुंचा जाता था। वो कैश वैन दाहिनी तरफ पटरी में बिल्कुल नाले के किनारे सड़क के किनारे उसने खड़ी कर दी कि कैश उतार के सीधे नाले के ऊपर बने पुल से वो कस्टोडियन वहाँ तक पहुँच सकता था जहाँ पर एटीएम बना हुआ था। गाड़ी रुकी। आगे का गेट खोल के गनर जो उसमें सिक्योरिटी गार्ड था, राकेश मिश्रा, वो उतरा। उसने पीछे का ताला खोला और जो कमालुद्दीन था कस्टोडियन भीतर, वो वहाँ से स्लिप्स देख के कि हर जगह की स्लिप गिन के रखी होती है, किस बैंक से किस बैग में कितना पैसा किस एटीएम में लोड करने के लिए रखा गया है, या फिर किस बैंक की मेन ब्रांच से कितना पैसा उसकी सब ब्रांच या छोटी ब्रांच को ले जाने के लिए दिया गया है। सीएमएस सिक्योरिटी अलग अलग तमाम बैंकों से उनके अनुबंध होते हैं कि वो हमारा पैसा हमारे यहाँ से लेके, यानी हमारी कैश चेस्ट से लेके उसको एटीएम में रिफिलिंग करेंगे या हमारे छोटी शाखाओं में पहुँचाएंगे। कई दसियों बीसों बैग उसके भीतर होते हैं। कस्टोडियन उसमें जो स्लिप लगी होती है उस पर सिग्नेचर करता है, उस पर आउट लिखता है, एक टिक लगाता है और उसको ले जाता है सीधे एटीएम का जो इंजीनियर है उसको हैंड ओवर करता है। फिर वो उसमें से जो पैसा उसको एटीएम में डालना होता था, 10 लाख 15 लाख 20 लाख, वो उसको भर देता है। उसमें उसकी प्रोग्रामिंग ऑन कर लेता है, चेक कर लेता है, स्लिप निकाल लेता है और फिर जो कस्टोडियन था वो बाकी बचे हुए पैसे, या अगर सारे पैसे लोड कर दिए गए हैं तो बाकी बची हुई जो उसकी बोरी है, खाली बोरी, उसको भीतर ले जाके एटीएम वैन में बैठ जाता है, सिक्योरिटी वैन में बैठ जाता है। जैसे ही राकेश मिश्रा ने आगे का दरवाज़ा खोला, पीछे का ताला खोल के कमालुद्दीन कस्टोडियन को नीचे उतारा। उसके पास 2 बैग थे, एक थोड़ा बड़े आकार का, एक थोड़ा छोटे आकार का। दोनों बैग को लेके जैसे ही वो वैन से उतरा है, वैसे ही एक व्यक्ति आया और उसने गोली मार दी राकेश मिश्रा यानी गार्ड को। हालांकि गार्ड ने बहादुरी दिखाई, गोली उसके सीने में लगी थी, लेकिन फिर भी उसने फायर किया। फायर बिल्कुल सही किया उसने, उसी आदमी पर किया जिसने गोली मारी थी, लेकिन तब तक वो लड़खड़ा गया और ये फायर मिस हो गया।
इसके तुरंत बाद ही उस व्यक्ति ने दूसरी गोली भी उसको मार दी, वो वहीं पर उसकी जान निकल गई। और ये सब देख के घबरा गया कस्टोडियन कमालुद्दीन, और उसके हाथ से दोनों बैग छीन के एक बदमाश बीच में मोटरसाइकिल में बैठ के, एक आगे चलाता हुआ, एक पीछे काले रंग की अपाचे से धनीपुर मंडी से आगे की तरफ भाग गए। 2-3 मिनट में ही 100 नंबर भी किसी ने डायल किया, किसी ने कंट्रोल रूम को बताया, और सबको सूचना हो गई कि बैंक में लूट हो गई। बैंक लूट को कितनी गंभीरता से देखा जाता है ये आप जानते होंगे। किसी भी प्रदेश में, किसी भी ज़िले में, कहीं भी बैंक लूट या कैश वैन की लूट को बहुत गंभीरता से इसलिए देखा जाता है कि बैंकिंग सिस्टम पर अभी भी भरोसा है छोटे लोगों का, छोटे इन्वेस्टर्स का, बड़े इन्वेस्टर्स का, कि हम जो पैसा जमा कर रहे हैं वो हम तक वापस पहुंच जाएगा। अगर इस तरह से वैन या कैश के पैसों की, बैंक के कैश की लूट होती रही तो लोगों का विश्वास उठेगा और हमारी इकोनॉमी, हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम धराशायी हो जाएगा। इसीलिए शायद बैंक की लूट, कैश वैन की लूट, बैंक के पैसे की हेराफेरी, ये बहुत ही गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। सूचना मिलते ही गिरते पड़ते सभी लोग पहुँचे। एसपी सिटी हमारा अतुल श्रीवास्तव, CO सेकंड, जिसके जुरिस्डिक्शन में गांधी पार्क थाना आता है, पंकज श्रीवास्तव, मैं स्वयं, और थोड़ी देर में ही हमारे DIG रेंज RPS यादव भी वहां पहुंच गए। और करीब 2 घंटे बाद ADG जोन, जिनका मुख्यालय आगरा में है, श्री अजय आनंद, वो भी आ गए। सब लोगों ने उसका गहनता से निरीक्षण किया और सभी निर्देश जो वरिष्ठ अधिकारी को देने चाहिए वो सारे निर्देश दे दिए गए। हम लोगों तक वो निर्देश पहुंचा दिए गए, कम्युनिकेट कर दिए गए कि इस घटना का अनावरण बहुत ही शीघ्र होना है, इसमें किसी तरह का विलंब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राकेश मिश्रा की डेड बॉडी का वहीं पंचायतनामा किया गया। पंचायतनामा के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बगल के जनपद का रहने वाला था, उसके घर वालों को सूचना दे दी गई, उसके परिवार के लोग आ गए। बैंक का गार्ड की नौकरी बैंकों में उनको दी जाती है जिनके पास लाइसेंसी असलहे, लाइसेंसी बंदूक, डबल बैरल, सिंगल बैरल या पिस्टल होती है, और ज़्यादातर उन्हीं लोगों को जिनके पास 315 बोर की राइफ़ल या 12 बोर की सिंगल बैरल या डबल बैरल बंदूक होती है। फिर भी उन्हें सशस्त्र जो ड्यूटी करने वाले सिक्योरिटी के लोग होते हैं, कंपनियां उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देती हैं, लेकिन जोखिम का काम होता है, वो उन थोड़े से पैसों के लिए जान में जोखिम डाल के अपने परिवार के लिए ये सिक्योरिटी गार्ड की, बैंकों के सिक्योरिटी गार्ड, कैश वैन की सिक्योरिटी गार्ड या बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ऐसे लोग करते हैं। खैर, उसको वहाँ से पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। फिर धीरे धीरे करके वरिष्ठ अधिकारी जो आए थे वो तमाम इंस्ट्रक्शन देते देते, रास्ते में भी देते रहे, टेलीफोन पे भी देते रहे, अभी कर लो, तुरंत कर लो। फिर हेडक्वार्टर से, यानी DGP हेडक्वार्टर से, और फिर सारे न्यूज़ चैनल्स पहुँच ही गए, पहुँचना भी था, और सारे अखबारों के रिपोर्टर्स भी पहुँच गए। वो पहले अगल बगल के लोगों से पूछताछ करते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई कमी निकाली जाए। पुलिस की ड्यूटी कहाँ रहती थी, रोज़ पुलिस कहाँ बैठती थी, आज कहाँ बैठी हुई थी, आज थी कि नहीं थी, इस तरह के सवाल। कितनी देर में, किसने सबसे पहले देखा, फ़ोन किसने किया, कितनी देर में, अरे अच्छा 15 मिनट लग गया आने में, ये तो लापरवाही है। वहाँ बताते भी हैं ताकि उनसे और चीज़ें लिखने लायक मिल सकें, जो बॉक्स बना के अपनी एक्सक्लूसिव स्टोरी वो लिख सकें। खैर, ये उनका पेशा है, उनका प्रोफेशन है, उनका अगर वो इससे समझौता करेंगे तो फिर उनके लिए दिक्कत होगी, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो भी बड़ी भीड़ होती है, 50-60 के आसपास प्रिंट मीडिया के और 30-40 के आसपास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग वहाँ मौजूद थे, पहुँच गए थे। खैर, जैसे ही वहाँ से कैश वैन को हटाया गया, CMS के अधिकारी आ गए। उन्होंने अपने कैश जितना उन्होंने अलग अलग जगह से उठाया था, कितना उन्होंने उसको जमा कर दिया था या फिल कर दिया था या लोड कर दिया था ATM में, कितना छोटे ब्रांचेज़ में दिया था, ये सब वो कैलकुलेट करने लगे ताकि सही सही ये बताया जा सके कि जो 2 बैग लूटे गए हैं उन बैग्स में कितना पैसा था। फाइनली एक तहरीर आ गई। तहरीर में जो पैसा लिखा था वो 34 लाख या 32 लाख उस समय लिखे गए थे।
मुकदमा गांधी पार्क पे लिखा गया, क्राइम नंबर 370/17, धारा 394, 302 आईपीसी, अज्ञात लोगों के विरुद्ध। पुलिस जो पहला काम करती है, जो पैसा उनका उसमें बचा हुआ था उसको लिख के उसका, जैसे वो कहते हैं कि एक सूची बना के, और वो उनके हैंड ओवर किया गया बैंक वालों के। और जो उसकी कैश वैन थी उसको थाने पे खड़ा किया गया फॉरेंसिक एग्जामिनेशंस के लिए, और मौके पर कोई चीज़ नहीं मिली। हाँ, एक 32 बोर के कट्टे की घिर्री जिनमें 6 गोलियां होती, वो घिर्री मौके पर पड़ी मिली। शायद किसी खराब असलहे की वो घिर्री नीचे बदमाशों द्वारा प्रयोग करते समय गिर गई होगी। 2 गोलियां मारी गई थी राकेश मिश्रा को, और कट्टे के बट से कमालुद्दीन के सिर पे प्रहार किया गया था, तब उससे बैग वो छीन पाए थे। अब जो छोटे छोटे जो प्राइमरी काम पुलिस के होते हैं, जैसे जब वो बैंक से चले तो कहाँ कहाँ रुके, किस किस बैंक से कितना कितना पैसा उठाया गया, जब ये पैसा वहाँ से उन्होंने रिसीव किया, लिखा पढ़ी में रिसीव करते हैं, उस समय उस बैंक के सामने कोई सीसीटीवी लगी हुई थी कि नहीं लगी हुई थी, वैन का पीछा किस जगह से किया गया, किस गाड़ी से किया गया कि नहीं किया गया। छोटी छोटी टीमें तत्काल एसपी सिटी के नेतृत्व में, और जो पंकज श्रीवास्तव थे सीओ सेकंड, उनके नेतृत्व में कुल 5 टीमें बनाई गई। एक टीम को फ़ौरन उस रास्ते पर जहाँ जहाँ से आया था, इन लोगों के नंबर को लेके सीडीआर निकाल के इनका मूवमेंट सुबह 10 बजे से कहाँ कहाँ से आए, और करीब 2:33-34 या 35 मिनट पे वो उसके पास पहुँच गए थे। किस किस टावर से होके आए, जिस टावर से होके आए वहाँ और कौन कौन लोग थे। चूँकि कमालुद्दीन कोई बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, शाम तक वो पट्टी वट्टी बंधा के बाहर आ गया था, उससे डिटेल इंट्रोगेशन शुरू हुई। कहाँ से गए, किस जगह से कितना पैसा उठाया, कहाँ कहाँ लोड किया, संदिग्ध आदमी तो नहीं दिखाई पड़ा, सीसीटीवी कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, आदि बहुत ढेर सारे सवाल कमालुद्दीन से पूछे जाने लगे। ये तो पहला हुआ कि कितना लेके चले, वहाँ से कोई पीछा तो नहीं कर रहा था। दूसरा, वो जिस रास्ते से चले वहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं, चाहे वो किसी प्राइवेट व्यक्ति के हों, चाहे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हों, चाहे किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में लगे हुए हों, सबकी फुटेज निकालनी है। और ये देखना है कि ये सीएमएस सिक्योरिटी की ये वैन जब जा रही थी तो क्या इसके पीछे कोई व्यक्ति, या अगर निकला है तो कितनी देर पीछे, क्या सभी सीसीटीवी कैमरे को उसने क्रॉस किया है, या फिर ऐसे ही सामान्य नागरिक या सामान्य पासरबाई है जो किसी गाड़ी के पीछे हो लिया था, ताकि आराम से वो उसको रास्ता मिलता सके और आगे मिलता रहे और आगे वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। तो इस काम के लिए एक छोटी टीम और लगाई गई कि ये भी इसको देख लें। तीसरी टीम जो पोस्टमार्टम पे गई थी, उसको कहा गया कि राकेश मिश्रा के जो एंटीसीडेंट्स हैं, जहाँ का वो रहने वाला है, वहाँ उसकी कोई स्थानीय रंजिश तो नहीं है। ड्राइवर जो कैश वैन का था उसकी कोई रंजिश तो नहीं है। जो कमालुद्दीन था उसका कोई ऐसा तो नहीं है कि उसी ने ये सूचना दी हो, उनके जानने वाले लोग हैं। पैसा उसके पास था, उसको गोली नहीं मारी गई। राकेश मिश्रा को क्यों गोली मारी गई, इन तमाम, क्योंकि हमें हमारा धर्म भी है कि हम हर पहलू को देखें, हर आदमी पे शक करें। गंभीर घटना थी। कमालुद्दीन से भी इस दिशा में बहुत ढेर सारी कोशिश की गई बातें जानने की, और राकेश मिश्रा का जो जितना भी उसके घर पर, उसके गांव पर जो भी उसका इतिहास था, वो भी उसको भी खंगालने के लिए एक टीम रवाना कर दी गई। ये सब चलता रहा, लेकिन हम लोगों को पता था कि हमें हर हाल में जो भी सूचना मिलेगी, जो भी हम कर पाएंगे, वो हम सर्विलांस के डाटा से ही कर पाएंगे। हालांकि इसका जो सक्सेस रेट है वो 50% ही है। 50% घटनाओं में हम अपने सर्विलांस के माध्यम से, अपने सीडीआर के माध्यम से सही जगह पर पहुंच जाते हैं, और कभी कभी हम सही जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन हमारी टीम बहुत अच्छी थी। अतुल श्रीवास्तव जो हमारा एसपी सिटी था, उसको शौक़ था, वो हमेशा लैपटॉप, वो कहीं भी आपको हाँ एसपी सिटी को देखेंगे, वो हमेशा लैपटॉप और टैब अपने पास रखता था। अगर 15-20 मिनट का कोई सफ़र है उसका, कहीं जाना है, तो उसमें उसका लैपटॉप खुला हुआ मिलेगा, उसमें सीडीआर की एनालिसिस तमाम सॉफ्टवेयर से गुजार के, तो वो उसको जज्बा भी है, शौक़ भी है और जानकारी भी है।
अतुल से ये कहा गया कि तुम अपने रेगुलर ऑफिस में बैठ के ये नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ मिलने जुलने वाले भी तुम्हें परेशान करेंगे, वहाँ सरकारी काम लेके आने वाले भी तुम्हें परेशान करेंगे, तमाम टेलीफोन वहाँ पर आएंगे। तो एक नई कॉलोनी वहाँ बन रही है, उसमें एक छोटी सी हमारी चौकी है। चौकी बिल्कुल बहुत शहर के बाहर बहुत ही निर्जन स्थान पर है। तो वहाँ पर सारा सामान अपना अपनी पूरी टीम को लेके वो बैठ गया। उसने रात दिन मेहनत की, पूरी रात जगते रहे, वहीं पर अपना कुछ नाश्ता पानी चाय वहीं बनवाते रहे। और पूरी टीम वहाँ पर, एक टीम थी जो नंबर्स को ला रही थी, क्योंकि डंप डाटा लाना भी बहुत कठिन काम है। अब डंप डाटा आप देखिए, जहाँ जहाँ जिन जिन बैंकों के कैश चेस्ट से पैसा उठाया गया, वहाँ का डंप डाटा के बारे में आपको बहुत बार मैं बता चुका हूँ कि ऐसा डाटा जैसे किसी पर्टिकुलर स्थान पे इस समय से लेके इस समय के बीच में कितनी कॉल आई और कितनी कॉल गई, बहुत बड़ा डाटा होता है। लेकिन जो हमारा पर्पज़ ये होता है कि क्या ऐसे 10 स्थानों में 5 स्थान पर वही व्यक्ति उसी समय पर जब कैश वैन क्रॉस हुई है तब उसकी भी लोकेशन आ रही हो। उससे हमें ये सहूलियत होती है कि हम देख सकेंगे कि क्या यही व्यक्ति रैकी कर रहा था, क्या यही व्यक्ति स्कॉट कर रहा था, क्या यही व्यक्ति अपराधियों को यहाँ से सूचना दे रहा था कि गाड़ी अब चली है, अब पहुँचने वाली है। खैर 2 दिन उसने बहुत ही हाड़ तोड़ मेहनत की अपनी पूरी टीम के साथ। तीसरे दिन शाम को उसने फ़ोन किया कि सर अगर आप आ सकते हो तो चौकी पर आ जाएं। बहुत अच्छे नंबर मिल गए हैं। ये एक तरह से जो सर्विलांस के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें अच्छे नंबर का मतलब है कि हमें सही नंबर मिल गया है उस आदमी का जिसकी हम तलाश में हैं। खैर मैं भी वहाँ पहुँचा और उसने बहुत ही ब्रीफली उसने बताया कि साहब 14 तारीख को किसी वजह से ये 7 मोबाइल नंबर, और 17 जुलाई को जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन भी इतने ही 7 मोबाइल इसी स्थान पर लगभग इसी समय पर इकट्ठा हुए। उसके पहले भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसके बाद भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। यानी ऐसा लगता है उस रिकॉर्ड को देख के कि ये अटेम्प्ट 14 को भी किया गया था। पूछा गया कि क्या 14 को भी, क्योंकि कैश वैन का आना वो वही लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं होता कि किस दिन कब। हर दिन एटीएम को रिचार्ज नहीं किया जाता, रीलोड नहीं किया जाता, उसका दिन होता है, अंदाज़ होता है कि हमने 10 लाख रुपए इसमें डाले हैं तो तीसरे दिन या चौथे दिन ये ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई बहुत ही अपरिहार्य स्थितियां नहीं बन रही हैं तो उसको फिर चौथे दिन डाला जाएगा। कहीं कहीं बहुत व्यस्ततम इलाकों में या जहाँ ज़्यादा व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं वहाँ पर 20 लाख 25 लाख अगर लोड किया गया तो वो दूसरे दिन खाली हो जाता है, दूसरे दिन उसको लोड करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर एटीएम की एक कैपेसिटी होती है। मैक्सिमम कैपेसिटी पर भी लोड करने पर एक निश्चित समय में वो खाली हो जाता है लोकेशन के हिसाब से। तो जो चार्ट होता है कैश वैन का कि वो कहाँ वो हर दूसरे दिन लोड करना होगा, कहाँ तीसरे दिन लोड करना होगा, कहाँ चौथे दिन लोड करना होगा, इस तरह से उन्होंने अपना चार्ट बना रखा है। और बैंक उसको उसी चार्ट के हिसाब से पर्टिकुलर एटीएम को रीलोड करने के लिए या पर्टिकुलर छोटी शाखाओं को पैसा पहुंचाने के लिए जो सीएमएस सिक्योरिटी वाले हैं या जो वैन चलाते हैं, जो एजेंसी है, उनसे अनुबंध करते हैं। तो सबसे पहले उनसे यही पूछा गया कि क्या 14 तारीख को भी इस एटीएम में रिफिलिंग के लिए कैश वैन आई थी। आधे घंटे में इसका जवाब आ गया कि बिल्कुल सही है। ये पूछा गया कि लगभग किस समय पर आई होगी, तो ड्राइवर हमारे पास ही था, कमालुद्दीन हमारे पास ही थे, उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा सर लगभग इसी समय पर हो सकता है, प्लस माइनस आधे घंटे हम बता ना पा रहे हों, हो सकता है 2:30 बजे आई हो सकता है 3:30 बजे आई हो, लेकिन लगभग इसी समय पे हम रिफ़िल करने के लिए आए थे। तो ये तय हो गया कि 14 तारीख को भी ये सेट ऑफ मोबाइल फ़ोन्स यानी सेट ऑफ पर्सन्स यानी सेट ऑफ क्रिमिनल्स 14 को भी वहाँ मौजूद थे और 17 को भी वहाँ मौजूद थे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूचना थी, हमें तुरंत किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए ये सूचना पर्याप्त थी। सभी नंबर वर्तमान में बंद थे। पूरी टीम इसी पर लग गई कि ये जब बंद हुए हैं उसके पहले इनकी बी पार्टी किससे किससे बात करते रहे हैं, इनमें आपस का कोरिलेशन कैसा था।
अगर ये बंद हो गई है तो जिन लोगों से ये हमेशा बात करते रहे हैं उनकी CDR निकाली जाएगी, क्योंकि इन्हें बात करना है, ये किसी दूसरे नंबर से बात करेंगे। यानी घटना के बाद उस पर्टिकुलर आदमी के मोबाइल फ़ोन पर जो भी नया नंबर आया होगा वो नंबर इनके द्वारा घटना के बाद नए सिम के साथ प्रयोग किया गया होगा। 3-4 दिन की बात हुई होगी और 3-4 दिन की बात 3-4 दिन बाद 5 दिन बाद करीब हमें उसमें से 2-3 लोगों के नए नंबर भी मिल गए, जिन्हें फ़ौरन लिसनिंग पर लेकर और उस पर काम शुरू किया गया। इस समय तक पर्याप्त दबाव अलीगढ़ पुलिस पर बन चुका था। सभी वरिष्ठ अधिकारी सुबह शाम अपडेट लेते थे, क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचे, कोई मिला कि नहीं मिला, कितने लोग बिठा लिए, कितनों से पूछताछ की, क्या बैंक के किसी आदमी की संलिप्तता है, क्या आपने ये देखा कि जो कैश वैन का ड्राइवर है उसका क्या रिकॉर्ड रहा है, क्या आपने देखा। तरह तरह की सवाल जो वरिष्ठ अधिकारी पूछ सकते हैं, अपना दिमाग लगा के वो सुबह शाम पूछने लगे। अखबारों का क्या पूछना था, आप उस समय के अखबारों को देखिए। 17 जुलाई 2017 के बाद के अखबारों को रंगे पड़े भरे पड़े, चूँकि बड़ी घटना थी। प्रदेश के भी सभी जो ऑल इंडिया एडिशन की खबरें जिसे कहते हैं वो भी छपी उसमें, और तमाम लानत मनालत की गई पुलिस की, तमाम छीछा लेदर की गई पुलिस की। फिर वही बात कि साहब रोज़ वहाँ पे ये पिकेट के सिपाही आते थे, उस दिन क्यों नहीं आए, इनकी भी जांच की जाए, इनकी भी संलिप्तता संभव है। इस तरह से बहरहाल दबाव बहुत घनघोर था और हम लोग इसी पर रिलाई कर रहे थे कि हमें नंबर मिल गया है। घटनास्थल पर जो टीम रैकी कर रही थी और जिन लोगों ने CCTV फुटेज खंगाले थे रास्ते भर के मौके के, उन्हें वापस जाते समय लूट के बैग ले जाते समय की CCTV फुटेज भी मिल गई। सामने जो चला रहा है, बीच में जो बैठा हुआ है, वो 2 बैग लिए हुए है और एक व्यक्ति पीछे बैठा हुआ है, और वो दोनों बैग बीच में जब ये चले हैं तो बैग गिर भी गया है। एक बैग गिर गया है, मोबाइल से लड़खड़ा के गिर गए हैं। पीछे चूँकि ट्रैफिक नॉर्मल चल रहा था, इन्होंने पब्लिक में भय पैदा करने के लिए नीचे उतरते ही हवा में फायर किया। हवा में फायर करके उस बैग को उठाया, फिर वो आदमी बीच में बैठा और फिर वहाँ से सीधे भाग गए। ये पता लग गया इन सारी वहाँ तहकीकात से, जो मौके पर जो सूचना इकट्ठी कर रही थी हमारी टीम, कि इसमें दो मोटरसाइकिलें इस्तेमाल हुई हैं। एक तो अपाचे मोटरसाइकिल काले रंग की, जो घटना के बाद जिस पर अपराधी कैश के बैग को लेकर भागे हैं, और दूसरी एक काले रंग की स्प्लेंडर जो घटना के 10 मिनट पहले वहाँ पर खड़ी हुई थी और स्टार्ट होने की दशा में स्टार्ट किए हुए एक लड़का उस पर खड़ा हुआ था। खैर सभी जो जितने नंबर मिले थे जो बंद थे, एक एक करके उनकी सबकी बी पार्टी और नए नंबर मिलने लगे। कोई 10 या 12 टीमें डिस्पैच की गईं और हमें 25 जुलाई 2017 को सफलता मिल गई। 25 जुलाई 2017 को इनमें से जो नंबर चले थे, जो नंबर इनमें से बी पार्टी में मिले थे, सब अलग अलग जगहों पे थे, और उसमें जो लोग हमें मिल गए 24 घंटे के भीतर, यानी जैसे ही हमको नंबर मिलते जा रहे थे, हम 24 घंटे में हमें हमारे आदमी मिलते जा रहे थे। एक पहला जो मिला वो सोनू चौधरी था। इस पर गुंडा और गैंगस्टर के तमाम मुकदमे थे, लूट के तमाम मुकदमे थे। वर्तमान में ये जमानत पर जेल से बाहर था। दूसरा रजत शर्मा, तीसरा दीपक ठाकुर, चौथा अरुण राघव, पांचवा आदेश उर्फ रॉकी और छठा मोहित सनफ दुष्यंत। इनसे जब बातचीत हुई तो पूरी बात खुल गई। जो भागे थे इनमें से 4 लोग, उनमें से भी एक विकास खुजली उसका नाम था। खुजली उसका टाइटल है। बदमाशों में एक दूसरे को उपनाम से बुलाने की आदत है, उसका खुजली किसी वजह से रखा होगा, और विकास चौधरी उसका वैसे नाम था। इन लोगों ने मन्नापुरम की कॉलोनी में एक फ्लैट ले रखा था, पहले से तैयारी थी। 14 तारीख को अपाचे उनकी वो वेट कर रहे थे वहाँ, 14 तारीख को वो पंचर हो गई, इसलिए वो प्रोग्राम स्थगित करना पड़ा। 3 लोग वहाँ मुस्तकिल गेट के ठीक बगल में जो चाय पान की तमाम दुकानें हैं, उनमें से एक तो चाय बेचने वाला और 2 उनके साथ के ये गैंगस्टर्स,
वहाँ बैठे रहते थे और उनका काम था ये सूचना देना मोटरसाइकिल सवार दोनों लोगों को कि अब वो वैन दिखाई पड़ गई है, अब वो थोड़ी देर में यहाँ पर रिचार्ज के लिए आएगी। जैसे ही वो सूचना दे देते थे, इस बीच में वो किनारे लगा लेता था उसको। 3 दिन 4 दिन उसके पूरे एक्टिविटी को इन्होंने वॉच किया था और 17 तारीख को ये वार करके और इन्होंने पैसे छीन लिए थे। यहाँ से सीधे ये अपनी कॉलोनी में जहाँ इन्होंने ले रखा था, फ्लैट ले रखा था, वहाँ जाने के लिए पहले एक गाड़ी वहाँ पर स्कॉर्पियो खड़ी कर रखी थी इन्होंने। ये 2 मोटरसाइकिलों पे सवार ये 5-6 लोग और 3 लोग उस स्कॉर्पियो पे ये सीधे वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ एक बैग बाकी लोगों को, कुल 10 लोग इस घटना में शामिल थे, उसमें से एक बैग का 9 लाख रुपए उनको दे दिया गया। बाकी के पैसे जो 25-26 लाख दूसरे बैग में थे वो स्कॉर्पियो पर लेके बाकी लोग चले गए वहाँ से। कुछ वहाँ से बुलंदशहर चले गए, उनको उतार दिया गया। कुछ वहाँ से मथुरा की तरफ निकल गए जहाँ उनको उतार दिया गया। ये सारी लोकेशन मिलती गई और पकड़े गए लोगों ने सारी बातें बता दी कि साहब इस तरह से हुआ, इतना इतना पैसा मिला। इनके पास से जब ये पकड़े गए तो करीब 6.5 लाख, पौने 7 लाख रुपए बरामद भी हो गए। कट्टे और तमाम और जो सामान उन्होंने इस्तेमाल किया था उस समय वो भी बरामद हुआ। और ये भी पता लग गया कि राकेश मिश्रा को विकास और खुजली ने गोली मारी थी। ये भी पता लग गया कि जो उसके पास 2 कट्टे थे, एक कट्टा उसका फेल हो गया था और उसका जो गिर्री थी, उसकी जो गड़ारी थी वो वहीं मौके पर गिर गई थी। इन 4 भागे हुए लोगों पर विकास खुजली, सुमित चौधरी, गोपाल उर्फ संदीप और ललित ये फरार थे। पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। इनके ऊपर इनाम रख दिया गया था 10,000, 25,000 और 50,000। सबसे अधिक इनाम 50,000 विकास उर्फ खुजली पे रखा गया था क्योंकि इसी ने गार्ड राकेश मिश्रा को गोली मारकर उसकी हत्या की थी। इनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। ये बार बार मोबाइल नंबर बदल रहा था, ये बार बार नए लोगों से बात कर रहा था और लोग सबको ये बता रहा था, वार्न कर रहा था कि मोबाइल पर कोई बात मत करो। पुलिस ने मोबाइल को सर्विलांस पे लगा रखा होगा। फिर भी जब भी वो ये बताने के लिए भी कॉल करता था, कॉल कनेक्ट हो जाती थी तो लोकेशन मिल जाती थी। 28 सितंबर 2012 को ये घटना मैंने आपको बताई कि ये घटना हुई थी 17 जुलाई को। 17 जुलाई से 17 अगस्त, 17 अगस्त से 17 सितंबर, 2 महीने हो गए थे। 2 महीने 10 दिन बाद 28 तारीख को इसकी लोकेशन CDF चौकी के पीछे इंडस्ट्रियल एरिया है जमा थाने का, वहाँ पर इसकी लोकेशन मिली। जैसे ही इसने फ़ोन खोला किसी को कुछ सूचना देने के लिए, बेसिकली ये जानना चाह रहा था कि जो मोटरसाइकिलें पकड़ी गई हैं या जो सामान पकड़ा गया है हम लोगों के मन्नापुरम फ्लैट के पास, उसमें क्या कोई कागज़ भी मिला है, क्या अखबारों में क्या क्या निकला है, क्योंकि अखबारों की अपडेट ये प्रतिदिन लिया करता था। और जब ये अखबारों की अपडेट जिससे लेता था उसका नंबर हम लोगों ने लिसनिंग पे लगवा रखा था। जब नए नंबर से ये कॉल करता था तो उसका नंबर हमें मिल जाता था और उस पर्टिकुलर कॉल के लिए जिसमें वो अखबारों में निकली सूचना के बारे में पूछता था, हमें इसकी लोकेशन मिल जाती थी। जैसे ये पता लगा कि इसकी लोकेशन CDF चौकी के पीछे के इंडस्ट्रियल एरिया में है, हमारे जो सर्किल ऑफिसर थे उस समय बरला में, उनको अनुज चौधरी, पहलवान टाइप का बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर, वही उस समय उपलब्ध था सबसे नज़दीक। उससे कहा गया कि फ़ौरन जितनी फोर्स तुम्हारे पास हो वो लेके तुम वहाँ पहुँचो और तुम्हें हम उसकी लोकेशन हर मिनट की, हर 2 मिनट की बताते रहेंगे जैसे जैसे मिलती रहेगी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है। पैसा उसके पास है जो बटा नहीं था, जो बट गया था वो तो रिकवर हो गया 6-7 लाख रुपए, बाकी का पैसा उसके पास है। बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी ज़रूरी है, लेकिन वो बहुत ही हार्ड एंड क्रिमिनल है, उसकी बड़ी अच्छी क्रिमिनल हिस्ट्री है और 50,000 का इनामी है। अनुज चौधरी फ़ौरन वहाँ से निकले और अपनी पूरी टीम के साथ थोड़ी थोड़ी देर पर जो भी लोकेशन उसकी मिलती थी उन्हें बताया जाता था। खैर अच्छी घेराबंदी कर ली, चौकी इंचार्ज पहुँच गया, SO जमा पहुँच गया। अच्छी घेराबंदी करने के बाद
अचानक ये 2 आदमी जो मोटरसाइकिल पे थे वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में, जिसमें विकास और खुजली था, एक दूसरा और बदमाश था, ये आमने सामने हो गए। देखते ही इसने पिस्टल से फायर करना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से गोलियां चली। पहले गोली लग गई हमारे सीईओ साहब अनुज चौधरी को। हालांकि बहुत घातक नहीं थी वो, लेकिन वो वहाँ से हटा नहीं। दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं। आसपास लोगों में ऐसा लगा कि पता नहीं शायद डकैती पड़ गई, क्या बात हो गई। आसपास भीड़ भी इकट्ठा होने लगी। थोड़ी देर में गोली चलना बंद हो गई। जाके देखा गया तो इसे विकास और खुजली को गोलियां लगी हुई थीं। फ़ौरन इसको गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में बैठा के पास के हॉस्पिटल में ले गए। फिर वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। इस तरह से इस घटना में शामिल लगभग 90% कैश की बरामदगी भी हो गई, और उसमें शामिल एक जो उनका लीडर था, गैंग लीडर विकास खुजली, इसका ये एनकाउंटर में मारा गया और बाकी सब पकड़े गए। उसके बाद से जो कैश वैन, ग्रामीण बैंक, छोटे और बैंक में जो डकैतियाँ, लूट की वारदात होती थी, जब तक मैं वहाँ रहा एसएसपी अलीगढ़, तब तक इस तरह की कोई वारदात न तो मेरे जनपद में हुई, न आसपास के जनपद में हुई। इस तरह से एक बड़ा गैंग उस समय वाइप आउट किया गया, जेल के भीतर किया गया, और गैंगस्टर हमेशा के लिए दुनिया से ऊपर चला गया। और एक और बड़ी घटना, एक इसने बहुत अच्छी बात ये भी बताई थी। अच्छी बात क्या है, ये बताया था कि भाई ये आखिर तुम्हारे दिमाग में इतनी लंबी प्लानिंग, इतनी फुल प्लानिंग कैसे आई। तो उसने ये बताया कि हम लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर फैमिली एक साथ देखी थी। हैप्पी न्यू ईयर फिल्म हम लोगों ने एक साथ देखी थी। इनमें से जो 5 लोग थे, ये जब रिलीज़ हुई थी तो उसको देखा था, और उसको आके फिर बहुत डिस्कस किया था। उसके बाद उसे मोबाइल पर देखा था, बार बार देखा था। तो ये पूरी प्लानिंग उसी हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से इन्होंने ड्राइव की थी। और ये भी बताया कि 14 तारीख को उनका प्लान क्यों फेल हो गया था। आज इस गंभीर घटना के बाद हमारे ख्याल से अब कुछ और रह नहीं जाता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।